2022 को इस सदन में पुनर्स्थापित किया जाए। प्रश्नकाल वो शून्यकाल। एक सेकंड, श्री हसनैन मसूदी जी बुलाएंगे लास्ट में बैठिए, बाद में दे देंगे, अवसर देंगे आप बैठिए, तो प्रारंभ होने दीजिए, प्रारंभ होने दीजिए, बैठिए। योर लीडर इज ऑन लेग, देयर वाई आर स्टैंडिंग, तो प्लीज बैठ जाइए। आपके लीडर ही इज कॉम्पिटेंट एनफ टू प्लीड हिज केस। आप बैठ तो जाइए। ओके, आई विल। चेयरमैन साहब, हसनैन मसूदी जी प्लीज बोलने दीजिए। ओके, बैठिए तो सही। मसूदी साहब को एक बड़ा ही अर्जेंट मामला उठाने के लिए इजाजत देने के लिए बहुत शुक्रिया जनाब। मेवा सनत जो है, जो सेब है, वो कश्मीर की मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। कश्मीर में कोई 30 लाख मीट्रिक टन के करीब मेवे की पैदावार होती है, जिसमें खासकर सेब की पैदावार होती है, और ये सारा का सारा दरामद किया जाता है क्योंकि वहाँ पर कमर्शियल प्रोसेसिंग की बहुत कम व्यवस्था है। होना चाहिए था कि इंक्रीज हो जाती कमर्शियल प्रोसेसिंग और कम लेना पड़ता। और इस साल ये सारे का सारा 5 करोड़ पेटियां दरामद होती है। इस साल जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे के बंद होने की वजह से पहले ही बहुत अरसे तक बंद होने की वजह से पहले ही बड़ा नुकसान हुआ, सारा मेवा सड़ गया। अब नया ये मामला हुआ है, जो दरपेश है, जो परेशानी है, वो है कि सेब की गिरती हुई कीमतें बाजार में हमारे किसानों को करोड़ों रुपए के नुकसान का सामना है। रिपोर्ट किया जाता है और वजह क्या है? तो एक ये है कि उनको जो पैकेजिंग का है और ट्रांसपोर्टेशन का जो इस पर लागत आती है सेब पर, वो तक नहीं हासिल होती है मार्केट से। वो सारा के सारा जो कश्मीर है, जिसकी मईशत यही है, सारी के कश्मीर को नुकसान का सामना है जो हमारे मेवे उगाने वाले हैं। तो एक ज़रूरत है चीज़ की, एक तो ये कमर्शियल प्रोसेसिंग का इंक्रीज किया जाए, वो तो लॉन्ग टर्म में एक सोल्यूशन है, लेकिन इमीडिएटली एक देखा जाए कि क्या ये इम्पोर्ट की वजह से हो रहा है। जनाब, ये बड़ा ज़रूरी है ये देखने की और एक स्टडी करने की, क्या ये सारा मामला इंपोर्ट की वजह से, क्योंकि आप इंपोर्ट कर रहे हैं और इंपोर्ट से क्या हुआ, जो जम्मू कश्मीर को या तो ये दीदे दाने से पहले सड़क बंद की गई और ये नेग्लिजेंस बड़ी की गई सड़क बंद रखने में, और मेवा सारा सड़ ही गया। एक मिनट, तो उसके बाद अब जो ये नई चुनौती हो गई है ये, और जीएसटी जो है 15% जीएसटी पैकेजिंग पर लगाया गया है। एक तो आप ये देख लीजिए क्या इंपोर्ट की वजह से ये हुआ है, जिससे कश्मीर या दीदे दाने से ये कोशिश की जा रही है कश्मीर को मईशत खत्म करने की, वरना आप इसकी एक स्टडी करके, एक डिस्पैशनेट ऑब्जेक्टिव स्टडी करने के लिए जनाब आप देख लीजिए और इंपोर्ट पर पाबंदी लगाइए। अगर हिमाचल में, कश्मीर में एक हाई क्वालिटी सेब अवेलेबल है, जो आपने भी देखा, श्रीनगर में भी देखा, बाकी जो भी यहाँ से आए हमारे जो साथी हैं तो वहाँ भी देखो और यहाँ भी देख रहे हैं, तो क्या ज़रूरत है इंपोर्ट करने की, और इससे जबकि नुकसान हो रहा है कुछ। और दूसरी बात है पैकेजिंग पर जो आप जीएसटी लगा रहे हैं उसमें एग्जम्पशन दीजिए ताकि किसने, और तीसरी बात यह है कि कोई ना कोई व्यवस्था कीजिए रिलीफ देने के लिए ग्रोवर्स की। श्री कनकमल कटारा जी, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सभापति जी। होगा ना, होगा, आप बैठिए तो सही। ये लिस्ट थोड़ा लिस्ट को चलने दीजिए, आप बैठिए तो सही। माननीय सभापति जी, बैठिए। मैं आपका आभारी हूँ। आपने मुझे प्लीज शून्य कालांश में अपने क्षेत्र की बात कहने का मौका दिया। प्लीज बैठिए, तो आप बैठिए। माननीय सभापति जी, हमेशा मिलता है, प्लीज माननीय सभापति जी, माननीय सभापति जी, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे शून्य कालांश में अपने क्षेत्र की बात करने का मौका दिया। बैठिए ना प्लीज। माननीय अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर जो कि एक जनजाति बाहुल क्षेत्र है, यहाँ के लोगों की माली हालत ठीक नहीं होने के कारण यहाँ पर अक्सर छोटे बड़े मुकदमे होते रहते हैं। उदयपुर संभाग में कोई भी न्यायालय न होने के कारण यहाँ के लोगों को अपने मुकदमे लड़ने के लिए 500 किलोमीटर दूर जोधपुर आना पड़ता है। इस कारण क्षेत्र की गरीब जनता को भारी परेशानी उठानी पड़ती है। क्षेत्र की जनता व यहाँ के जनप्रतिनिधियों द्वारा काफी लंबे समय से उदयपुर संभाग में न्यायालय की स्थापना के लिए मांग की जाती रही है, किंतु अभी तक इसका समाधान नहीं हो पा रहा है। मेरा सदन के माध्यम से माननीय विधि मंत्री, न्याय मंत्री जी से आग्रह है कि उदयपुर संभाग व विशेषकर मेरे संसदीय क्षेत्र के लिए जोधपुर न्यायालय के एक बेंच
उदयपुर में स्थापित कराने का कष्ट करें। इसके लिए क्षेत्र की समस्त जनता आपकी सदा आभारी रहेगी। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। श्री रितेश पांडे जी। अधिष्ठाता महोदय, दिल्ली में एम्स पर हुए साइबर हमला और डेटा सेंधमारी बेहद चिंताजनक। कई दिनों के बाद भी सर्वरों पर नियंत्रण नहीं पाया गया है और ना ही कायदे से हैकरों की पहचान हो पाई है। एम्स के बाद 30 नवंबर को भारतीय चिकित्सा अनुसंधान यानी कि ICMR पर सर्वर पर एक ही दिन में 6000 बार सेंधमारी की डेटा हैकिंग की कोशिशें हुई, जो कि बेहद चिंताजनक। जैसे जैसे डिजिटल तकनीकें बढ़ती चली जा रही हैं और हमारे देश के तमाम सिस्टम डिजिटलाइज हो रहे हैं, ये डेटा सेंधमारी और डेटा हैकिंग बहुत ही चिंताजनक होता चला जा रहा है। इसका परिणाम हमने ये भी देखा था सर कि अभी कुछ दिन पहले नेशनल ग्रिड पर भी जो है सेंधमारी हुई थी, उसको कैप्चर कर लिया गया था, जिससे यूपी में भी हर जगह पे बिजली की व्यवस्था में कटौतियां आने का काम हुआ था। ये बेहद चिंताजनक है और सरकार को इसके ऊपर संज्ञान लेकर के एक व्यवस्था देनी चाहिए और सदन में आकर के इस मामले पर पूरी क्लैरिटी देनी चाहिए। और हमारा देश आगे चल करके जैसे जैसे और विकसित हो रहा है, ये ऐसे हमले बढ़ते चले जाएंगे। सरकार यदि इसको संज्ञान में नहीं लेती है तो कहीं ना कहीं ये हमारी इंटरनल सिक्योरिटी, हमारी भारतीय सुरक्षा को लेकर के एक बहुत ही बड़ा सवालिया चिन्ह खड़ा होता है। इसलिए मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि इस मामले पर पूरी क्लैरिटी देने का काम करे और ऐसी सेंधमारी आगे न हो पाए, उस पर जो है रोकथाम के लिए क्या करने जा रहे हैं उस पर स्पष्टीकरण देने का काम करें। श्री पवन राजे निंबालकर जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माझ्या मतदारसंघातल्या लोकसभा क्षेत्रातल्या अतिशय महत्त्वपूर्ण विषयाक मला या लोकसभेत मांडण्याची संधी दिली त्याच्याबद्दल आपले आभार व्यक्त करतो। अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री फसल विमा योजना ही नेमकी शेतकऱ्यासाठी आहे का कंपन्यासाठी आहे असा प्रश्न मला वाटतंय उपस्थित व्हावा, इथपर्यंत या योजनेची वाईट अवस्था होत चालली। अध्यक्ष महोदय, मला आपल्याला सांगायचं आहे की आता 2022 मध्ये जवळपास उस्मानाबाद, धाराशिव जिल्हा, बार्शी विधानसभा, औसा आणि निलंगा विधानसभा ह्या तिन्ही माझ्या लोकसभा मतदारसंघातल्या जवळपास 10,26,000 शेतकऱ्यांनी पीक विमा भरला। मला वाटतं ज्या भरलेला प्रीमियम आहे त्याच्या हिशोबाने जी संरक्षित रक्कम होती ती 53,600 रुपये इतकी होती। 80% नुकसान झालंय असं जर गृहीत धरलं तरी साधारणतः 17,700 साधारणतः जवळपास 34,500 प्रति हेक्टरी इतका विमा मिळणं गरजेचं होतं। असं असताना ही ॲग्रिकल्चर इन्शुरन्स कंपनी, आता आम्ही प्रायव्हेट विमा कंपनीच्या बाबतीत बोलत होतो, पण आता केंद्र सरकारच्याच विमा कंपनीनं त्या ठिकाणी एकाच ठिकाणी एकाच गटात शेत असणाऱ्या एका भावाला 500 रुपयानं विमा दिलाय, क्लेम दिलाय आणि दुसऱ्या भावाला 15,000नं दिलाय। मला वाटतं ही अतिशय मोठ्या प्रमाणावरची तफावत आहे, शेतकऱ्यावर अन्याय आहे आणि शुद्ध नफेखोरी आहे। मला वाटतंय प्रायव्हेट विमा कंपन्यांच्या बाबतीत मी ह्याच्या पूर्वीही संसदेत वारंवार आवाज उठवला, ह्याच्या बाबतीत बोललोय, पण आता माझी विनंती आहे की ही केंद्र सरकारची विमा कंपनी आहे, त्या कंपनीनं पोर्टलवर दिलं होतं की पेस्ट कंट्रोल आणि पेस्ट कंट्रोलचं ऑप्शन त्या ठिकाणी शेतकऱ्यांनी क्लिक केलं, पेस्ट कंट्रोलचा पर्याय दिला म्हणून ते रिजेक्ट केलेत, म्हणजे ते मान्य केले नाहीत। जर त्या ऑप्शननं तुम्हाला विमा मिळणारच नाही असं असेल तर तो ऑप्शन नेमका वेबसाईटवर दिला कशासाठी होता? मला वाटतं हा प्रश्न विचारणं गरजेचं आहे। माझी विनंती आहे केंद्र सरकारला की शेतकऱ्याच्या हितासाठी ही पीक विमा योजना आणलेली आहे आणि अशा पद्धतीनं शेतकऱ्यावर जो अन्याय होतोय तो दूर करण्याच्या दृष्टीनं केंद्र सरकारनं लक्ष घालावं आणि जो विमा शेजारच्या भावाला दिलाय म्हणजे 50,000 रुपये प्रति हेक्टरी, त्या ठिकाणी 1 हेक्टरला जर त्याला मिळाला असेल, 2 हेक्टरला, 3 हेक्टरला मिळाला तर तेवढाच विमा शेजारच्या भावाला सुद्धा मिळणं गरजेचं आहे। माझी आपल्या माध्यमातून ही विनंती आहे। अध्यक्ष महोदय, शेतकऱ्याच्या हिताचं सरकार म्हणून त्या ठिकाणी केंद्र सरकारनं याच्या तातडीनं लक्ष घालून सगळ्या शेतकऱ्यांना सर्वसमान पीक विमा मिळावा ह्याच्या बाबतीत सुनिश्चिती करावी ही माझी आपल्या माध्यमातून विनंती आहे। सर, the ESI hospital at Kottayam, Vadavadur, is facing grave problems for the last so many years.
Sir, it has got a registered patients, more than 1,05,000 patients, out of which more than 57 are women patients or registered patients. To cater the needs of these 57,000 patients, there is not even a single permanent gynecologist. Since 2017, there is only one special duty officer doctor coming from Yenath, which is more than 60 kilometers from Kottayam, for only twice in a week. Sir, this is a very big problem, and I would request the minister to interfere in this one. One more thing, sir. Say there are 14 quarters for this staff. Not even a single quarter is sufficient fit for resident accommodation. So nobody is staying there. So it is very difficult for the patient, for the registered beneficiaries to have the service of the staff. I would request the minister again to interfere in this. One ICU was opened in 2021, June, in the month of June 2021. It has not functioned. It is not functioning to the full extent even now. Sir, it doesn't have sufficient nurses. It doesn't have sufficient operation technicians. It doesn't have the grade 2 attendants. It doesn't have the grade 1 attendants. Sir, through the medium of your office, I would request the Honorable Labour Minister to intervene into this matter and settle the issues at the earliest. सभापति जी, मैं आज क्योंकि बहुत बार दस चुके कि मैं उस कंस्टिट्यूएंसी तो आना श्री फतेहगढ़ साहब जिहदे साढ़े 10वें गुरु दी छोटे साहिबजादिਆਂ ਨੂੰ शहीद किया गया सी औरंगजेब दे कार्यकाल च। उत्थे बहुत ज़्यादा रिलीजियस प्लेसिस हैगियां ने, सिख श्राइन्स बहुत ज़्यादा ने। सर उन्होंने ਜਿਹੜੀਆਂ सड़कां जा रही ने उन्हों की हालत बहुत खराब है। वो दोवें तरह ਦੀਆਂ ने सड़कां, स्टेट रोड्स भी ने, नैशनल हाईवे ने और CRF च भी आउंदियां ने सड़कां। सर एक राहों रोड है ਜਿਹੜੀ मेरे सीनियर कुलीग मनीष तिवारी जी के रस्ते चों हुंदी ही, रोपड़ चों हुंदी नैना देवी नूं जांदी है। सर ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ बुरी हालत है कि ना कोई नैना देवी पहुंच सकता, ना कोई राहों पहुंच सकता। लुधियाना तो सारा एरिया नैना देवी जाण लई ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ जाना चाਹੁੰਦੇ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਆ सर। और पंजाब सरकार ने ਉਹਦੀ प्रपोजल सेंट्रल रोड फंड च भेजी हुई आ। मैं बेनती करना, एक तो इस रोड की बेनती करना चाहना इनू प्रायोरिटी ते कीता जावे। दूसरी सर एक रोड हैगी आ जिहड़ी झाड़ साहब जिथे गुरु गोबिंद सिंह साहब आप आए सन, सर ਉਹਦੀ बहुत टुटी हालत आ। वो भी पंजाब गौरमेंट CRF च भेज रही आ। फिर माछीवाड़ा साहब हैगे आ जिथे वो सुते ने, जिहड़ा जंगल च रहे ने। सर देगसर साहब है, बहुत सड़कों की मेरा तो सुजैशन बहुत वड्डा है। मैं तो ये केंद्र सरकार नूं कहना चाहना कि गुरु गोबिंद सिंह जी और साडे गुरुआं नाल जुड़ियां जिन्नियां जगह हैगियां उन्हां नूं केंद्र सरकार ले ले, चाहे तुसी नैशनल हाईवे च ले लो, चाहे CRF च ले लो। उन्हां नूं सारियां नूं, क्योंकि लोग नैना देवी नूं लोग जाना चाहुंदे आ, सब जगह जाना चाहुंदे आ। सर सड़कों की हालत बहुत खराब आ। श्री अजय निषाद जी करके कीता जावे साडा काम। आज़ादी के बाद सभी सरकारों में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते रहे, जिस कारण मध्य वर्गीय गरीब लोगों को एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करने में काफ़ी खर्च उठाना पड़ता है, जिस कारण लोग रोडवेज की गाड़ियों से यात्रा करने से परहेज करते हैं। मेरे लोकसभा क्षेत्र में लोकल ट्रेनों की संख्या काफ़ी कम कर दी गई है, जिस कारण मेरे लोकसभा क्षेत्र मुजफ्फरपुर में मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर से समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर से मोतिहारी एवं मुजफ्फरपुर से हाजीपुर आने जाने वाले दैनिक यात्रियों को काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, साथ साथ काफ़ी खर्च भी उठाना पड़ रहा है। मैं आपके माध्यम से
माननीय रेल मंत्री जी से मांग करना चाहूँगा कि इन रूटों में सुबह और शाम के समय में लोकल ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जाए एवं छोटे छोटे स्टेशन पर भी उन लोकल ट्रेनों की ठहराव सुनिश्चित कराया जाए, ताकि दैनिक यात्रियों को, जिसमें स्कूली बच्चे, सरकारी नौकरी करने वाले एवं रोजमर्रा के व्यापार करने वाले यात्रियों को सहूलियत हो सके। धन्यवाद। श्री सुशील कुमार सिंह जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। आज मैं लोक महत्व के एक अति महत्वपूर्ण विषय को उठाने जा रहा हूं, इसलिए आपका संरक्षण चाहूँगा बात पूरी होने तक। महोदय, बिहार झारखंड की एक अंतर्राज्यीय सिंचाई परियोजना है जिसका नाम उत्तर कोयल सिंचाई परियोजना है। महोदय, ये परियोजना 1975 में स्वीकृत हुई और कार्यारंभ हुआ। इसकी प्रारंभिक लागत मात्र 30 करोड़ रुपए थी, उससे बढ़कर ये 80 करोड़ रुपए हुआ। आज 45 साल बीत गए, लेकिन ये परियोजना अधूरी है। अभी तक इस पे 1000 करोड़ रुपए से भी अधिक रुपए खर्च हो चुके हैं। महोदय, ये बताते हुए मुझे तकलीफ हो रही है, दुख हो रहा है कि 45 वर्ष बीत जाने के बाद भी ये परियोजना अधूरी है। हालांकि पूर्व की सरकारों ने इसे एक तरह से दफन ही कर दिया था, लेकिन जब माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने तो 2014 के बाद इस परियोजना को पुनर्जीवित किया, इसका दूसरा जन्म हुआ और उन्होंने सारी बाधाओं को दूर करते हुए केंद्रीय मंत्रिपरिषद से 1722 करोड़ रुपए से अधिक की स्वीकृति दी। उसके बाद 5 जनवरी 2019 को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के हाथों उनके कर कमलों से इसका शिलान्यास हुआ जी। परियोजना को पूरी करने के लिए समयावधि जो थी वो 30 महीने की थी, 2.5 साल की थी, लेकिन बीच में कोरोना आ गया और इसकी जो लाइनिंग का वर्क महोदय, मैं आधे मिनट में अपनी बात को पूरी कर लूंगा। इसका कंक्रीट लाइनिंग जो करना था नहर का, उसमें बिहार सरकार ने अनावश्यक देर की। लगभग दो वर्ष बीते जो बेकार गए। अब लेकिन वो भी स्वीकृति मिल गई है, वो सहमति मिल गई है। तो अब अभी तक स्थिति यह है कि इसके डैम में, जिसको कुटकू डैम भी कहते हैं या मंडल डैम भी कहते हैं, फाटक नहीं लगा और लाइनिंग का जो काम चल रहा है वो भी काफी धीमी गति से चल रहा है। मेरा आपके माध्यम से भारत सरकार से और केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय से ये अनुरोध होगा कि कम से कम समयावधि में, यानी जितनी जल्दी हो सके, जितना शीघ्र हो सके, कुटकू डैम में फाटक लगाने का काम, साथ साथ लाइनिंग का काम जी, जितनी जल्दी हो सके उसको पूरा कराया जाए। धन्यवाद। डॉक्टर सत्यवती। श्री सुरेश कोटिकुनिल जी। Thank you, Chairman, sir. Sir, the central government's decision to revoke the pre-matric scholarship for scheduled caste, scheduled tribe, minority and OBC students of classes 1 to 8 is an assault on the students' right to education and right to access on education. Sir, the decision to implement pre-matric scholarship was committed in 2008 by the UPA government, as it was committed to deliver ease of education to all students, irrespective of their financial status, which helped lack of students in attaining education by not worrying about the lack of resources, and it also enhanced their self-esteem in many ways. Sir, the Ministry of Social Justice and Empowerment, by issuing order to stop payment of the pre-matric scholarship for students of class 1 to 8 and add remaining benefits of students of class 9 and 10 is discriminatory, and it is denying lack of students financial support at the most crucial years of their education. Sir, the Ministry of Minority Affairs has attempted to manipulate the intent and content of the Right to Education Act and cleverly tried to exclude the poor and marginalized students, and the decision in fact makes the child's right to education non-existent. Sir, Honorable Chairman, sir, numerous surveys over the years has shown that
minorities, especially Muslims, lagging in education along with the poor, underprivileged and highly marginalized students, including girls who have existence difficulty in accessing quality education, and government has fallen deaf to reason and blind to justice for students who are the failure, who are the future of this country. And I urge upon the government to immediately reinstate the free metric scholarship of students, scheduled caste, scheduled tribe, minorities, backward, class 1 to 8. This is very important matter, sir. So the government of India, Ministry of Minority Affairs and Social Justice immediately reconsider their decision to revoke the scholarship, free metric scholarship, sir. Thank you. வணக்கம் தலைவர் அவர்களே. மதுரை மாவட்டத்தில் திருமங்கலம் கப்பலூர் டோல் பிளாசா அமைந்துள்ளது. இதை இடமாற்றம் வேண்டும் என்ற கோரிக்கை தொடர்ந்து எழுந்து வருகிறது. மோடி அரசு அமைந்த பின் 8 ஆண்டுகளாக டோல் பிளாசா திருமங்கலம் நகரின் வாழ்பவர்களுக்கு மிகப்பெரிய பிரச்சனையாக அமைந்துள்ளது. இந்த டோல் பிளாசாவை திருமங்கலம் நகரில் அருகில் அமைந்துள்ளதால் அங்கு கப்பலூர் சிட்கோ தொழிற்பேட்டையிலே தொழில் செய்பவர்களுக்கும் அங்கு இருக்கின்ற வாகன உரிமையாளர்களுக்கும் தினமும் மிகப்பெரிய பிரச்சனையாக முடிகிறது. கப்பலூர் டோல் பிளாசாவை மாற்றக் கோரி திருமங்கலம் நகரில் கடையடைப்பு போராட்டம் நடைபெற்றது. மாவட்ட ஆட்சியர் தலைமையிலே கூட்டமும் நடைபெற்றது. திருமங்கலம் கப்பலூர் சுங்கச்சாவடியை மாற்றக் கோரி போராட்டம் தொடர்ந்து நடைபெறுகிறது. இந்த நிலையிலே கப்பலூர் சுங்கச்சாவடியை மேலக்கோட்டைக்கு 10 கிலோமீட்டர் தூரத்தில் இருக்கின்ற மேலக்கோட்டைக்கு மாற்ற வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை உங்கள் முன்னாலே வைக்கிறேன். மக்களின் ரத்தத்தை தொடர்ந்து உறிஞ்சுகின்ற செயலை செய்யக்கூடாது. ரவுடிகளை வைத்துக்கொண்டு கப்பலூர் சுங்கச்சாவடியிலே நடக்கின்ற அட்டூழியங்கள் தாங்க முடியவில்லை. எனவே மாண்புமிகு போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் திரு நிதின் கட்கரி அவர்கள் இதிலே தலையிட்டு இந்த டோல் பிளாசாவை 10 கிலோமீட்டர் தூரத்தில் இருக்கின்ற மேலக்கோட்டைக்கு மாற்ற வேண்டும். மோடி அரசு தொடர்ந்து 8 ஆண்டுகளாக ஏமாற்றி வருகின்ற செயலை நிறுத்த வேண்டும். கப்பலூர் சுங்கச்சாவடியை மேலக்கோட்டைக்கு மாற்றுகின்ற முடிவை மத்திய அரசு எடுக்க வேண்டும். श्री कृपानाथ मल्ला जी நன்றி கூறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். सभापति महोदय, मेरा संसदीय क्षेत्र करीमगंज, वहाँ पे 2 रेलवे का लेवल क्रॉसिंग है. एक है लेवल क्रॉसिंग नंबर 1 BS एट करीमगंज 2/9 303/9 नियर बदरपुर घाट, और एक लेवल क्रॉसिंग है लेवल क्रॉसिंग नंबर 1 किलोमीटर 189/78 एट कानी साइल करीमगंज शहर के पास. ये दोनों सर रेलवे क्रॉसिंग पे आरओबी और आरओबी नहीं होने के कारण 24 घंटे में प्राय 8 से 10 घंटा बंद रहता है. एक रेलवे क्रॉस करने के बाद कम से कम उसको क्लियर होने में 1.5 से 2 घंटे लगते हैं. तब तक फिर दूसरा ट्रेन आ जाती है तो फिर ब्लॉक हो जाता है. और ये इतना इम्पोर्टेंट रास्ता है सर, नेशनल हाईवे, जो मेरे करीमगंज, हैलाकंडी और सिलचर को कनेक्ट करती है. और उसी रास्ते से एयरपोर्ट जाना पड़ता है. करीमगंज से हैलाकंडी से भी जाना पड़ता है. और बदरपुर रेलवे स्टेशन वहीं पे है, वहाँ पे जाने में भी वही रास्ता है जी. और मेडिकल कॉलेज जाने को वही रास्ता है. तो आरओबी और आरओबी या आरओबी नहीं होने के कारण इतना प्रॉब्लम है सर, वहाँ रोज झंझट शुरू होता है. मैं खुद उस प्रॉब्लम में मैं भी फंसता हूँ. तो मैं 1/12/21 को रेलवे मंत्री के पास में एक क्वेश्चन किया था स्टार्ट. उन्होंने बोले थे कि ये हम नेशनल हाईवे अथॉरिटी के दिए वो लोग बनाएंगे. एक मेमोरेंडम साइन भी हुआ है. तो मैं माननीय मंत्री नेशनल हाईवे से अनुरोध करूंगा कि जल्द से जल्द वहाँ पे आरओबी या आरओबी बनाया जाए. ये दोनों लेवल क्रॉसिंग से जो हमारे झंझट खत्म हो. धन्यवाद. थैंक यू स्पीकर सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी. सर, एक सांसद होने के नाते मैं भारतीय फेडरल स्ट्रक्चर को, संघीय ढांचे को भली भांति समझता हूं, और इस बात को मैं जानता हूं कि कई अधिकार जहां केंद्र सरकार के पास होते हैं तो वहीं कई अधिकार राज्य सरकार के पास होते हैं, जिसमें कानून व्यवस्था यकीनन राज्य सरकार के अंतर्गत आती है. पर ऐसे में सर, अगर एक राज्य, और मैं अपने गृह राज्य की बात कर रहा हूं, बिहार से मैं आता हूं, वहां पे सर अगर आपराधिक गतिविधियां इतनी ज्यादा बढ़ जाएं, हत्याएं इतनी ज्यादा बढ़ जाएं, तो ऐसे में सर ये संसद
खामोश नहीं रह सकती। सर, मैं बिहार का जिक्र करना चाहता हूं, जहां पे एक के बाद एक ऐसी हत्याओं का श्रृंखला वहां पे शुरू हुई है और जिसमें हर जाति, हर धर्म, हर मजहब के लोग उसमें अंकित हैं, भले वो व्यापारी वर्ग के लोग हों या गरीब पिछड़ा वर्ग से आने वाले लोगों पर। सर, खास तौर पर जिस तरीके से अनुसूचित जाति के लोगों को वहां पे टारगेट किया जा रहा है सर, और जघन्य अपराध हो रहे हैं सर। एक उदाहरण देना चाहूंगा सर मैं अरवल की घटना का। वहां पर सर एक पासवान परिवार से आने वाली महिला, उनको जिस तरीके से उनकी बेटी के साथ दुष्कर्म का विरोध करने के लिए और न्याय की मांग करने के लिए प्रशासन भी सर अपराधियों के साथ मिला हुआ था। ये रामजीत पासवान जी की उनकी धर्म पत्नी सुमन देवी अपनी 5 साल की बच्ची के साथ सर वो न्याय मांगने जाती हैं बार बार प्रशासन के पास। प्रशासन उनकी बात नहीं सुनता, परिणाम स्वरूप उनको जिंदा जला दिया जाता है। उनके घर में पेट्रोल छिड़ककर 5 साल की बच्ची को सर अपनी मां के साथ जिंदा जला दिया गया। सोचिए, वो बच्ची अस्पताल में, उनको मैं देखने गया था, वो बच्ची 5-6 दिन तक लड़ाई लड़ती रही जिंदगी मौत के साथ, न्याय की उम्मीद रखते हुए उसने दम तोड़ दिया। बेगूसराय की घटना सर, फिर एक पासवान महिला के साथ सामूहिक, 2 मिनट लूंगा सर, सामूहिक दुष्कर्म करके उनको अर्धनग्न व्यवस्था में सर उनके शरीर को खेत में फेंक दिया गया। सर, एक के बाद एक सर ये घटनाएं हो रही है। मैं जानता हूं सर अपनों को खोने का दर्द। 2 साल पहले मैंने अपने पिता को खोया, कल मेरी नानी का निधन हुआ है सर, अभी 24 घंटे नहीं हुए उनके अंतिम संस्कार को। सर, आज मैं यहाँ पे इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये बिहारियों का आक्रोश है सर, और राज्य सरकार इस पे पूरी तरीके से खामोश है। इसीलिए सर मैं चाहता हूँ कि संसद से उन पीड़ित परिवारों को न्याय मिले। तमाम इसका स्वतः संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार इस पे कार्रवाई करे और सीबीआई जांच इन तमाम विषयों पर की जाए। श्री मुकेश राजपूत जी, स्लिप भेज दीजिए, कर दीजिए, धन्यवाद, भेज करके संबद्ध कर दीजिए। मुकेश राजपूत, धन्यवाद सभापति महोदय, स्लिप भेज आपने हमें शून्यकाल में बोलने का अवसर दिया। महोदय, देश की लगभग 70% आबादी ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है। उसे अपनी छोटी छोटी बचत के लिए राष्ट्रीय अल्प बचत की योजनाएं ही आकर्षित करती हैं। राष्ट्रीय अल्प बचत योजनाओं में अधिकतर देश के गरीब एवं मध्यम वर्ग के लोग ही अपने भविष्य को सुखमय बनाने के लिए निवेश करते हैं। परंतु महोदय, जहां देश में म्यूचुअल फंड अधिकतम रिटर्न दे रहे हैं और उसमें रिस्क भी बहुत अधिक होता है, यह रिस्क देश की गरीब और मध्यम वर्ग की जनता नहीं ले सकती है। इन्हें देश की राष्ट्रीय बचत योजनाओं में निवेश करने में विश्वास नहीं होता है। अतः माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं देश की यशस्वी वित्त मंत्री जी से विनम्र निवेदन करता हूं, देश की गरीब एवं मध्य वर्ग जनता के लिए अल्प बचत योजनाओं में निवेश करने के लिए और उनके उज्जवल भविष्य के लिए आकर्षक ब्याज दरों की योजनाओं को लाना चाहिए, जो बैंक से ज्यादा रिटर्न देने में सक्षम हो। महोदय, आपके माध्यम से मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि सुकन्या योजना के अंतर्गत जो लोग अभिभावक अपनी बेटियों का खाता खुलवाते हैं और अचानक में वो अभिभावक की मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी सुकन्या योजना के अंतर्गत मेरा सरकार से निवेदन है कि उसमें बीमा जोड़ दिया जाए, तो बीमा के माध्यम से उस बेटी की शादी हो सकेगी। ये मेरा और निवेदन है। धन्यवाद महोदय जी। श्री के प्रभाकर रेड्डी जी नहीं है? प्रभाकर रेड्डी जी नहीं है? अच्छा। श्री सुनील कुमार मंडल जी, श्री मनोज कोटक जी। धन्यवाद सभापति महोदय। एक विशिष्ट परिस्थिति में महाराष्ट्र और मुंबई के विभिन्न इलाकों में, महाराष्ट्र सहित मुंबई के विभिन्न इलाकों में मीजल्स यानी खसरे का प्रकोप, स्थानिक भाषा में गोवर का प्रकोप बढ़ रहा है। और मेरे संसदीय क्षेत्र में गोवंडी, शिवाजीनगर, मानखुर्द, इस सभी क्षेत्रों के अंदर खसरे के प्रकोप के कारण पिछले 1 महीने में 13 छोटे बच्चों की मृत्यु हो चुकी है। ऐसी आशंका है। 1 से लेकर 10 साल के बच्चों में ये संक्रामक परिस्थिति में भयजन्य परिस्थिति को क्रॉस कर चुका है। स्थानिक निकाय यानी मुंबई महानगर पालिका, स्थानिक राज्य सरकार, ताकि ये हेल्थ का विषय है उसके ऊपर काम तो कर रहे। वैक्सीनेशन की कमी, मेल न्यूट्रिशन की कमी, कई सारे कारण बताए जा रहे हैं।
केंद्र से एक टीम ने आके जांच भी की है। मेरी आपके माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री से और सरकार से यह अनुरोध है कि इस परिस्थिति को काबू में लेने के लिए जल्द से जल्द उपाय योजना की जाए। मुंबई महापालिका और राज्य सरकार को हर संभव मदद प्रदान की जाए, जिसके कारण ये मीजल्स, गोवर यानी खसरे का प्रकोप रोकथाम करने में बहुत अहम भूमिका केंद्र सरकार ने निभानी चाहिए। वैक्सीनेशन को गति देनी चाहिए और मेल न्यूट्रिशन के भी केसेस के ऊपर इसके ऊपर काम करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। Sir, I would like to submit the major issues concerning of Kozhikode International Airport. The airport is making highly profit, which has been facing various issues. Frequently, the major issues are following, sir. Sir, unnecessarily delay in procedures in RESA lengthening would largely discourage NRIs, who are the backbone of our economy, and others from availing service of this airport. Sir, I urge upon the government to expedite the RESA lengthening without curtailing runway in coordination with the state government as early as possible. Sir, secondly, recarpeting of 2,860-meter runway is expected to take a time of 11 months at Calicut. So when airports like Ahmedabad has taken only 2.5 months for the same, Cochin has taken less than 4 months' time. Sir, kindly take necessary steps to bring down the time limit of recarpeting and bring it down to less than 4 months. Thirdly, airlines are charging exorbitant rates in comparison with the neighboring airports for cargo export Calicut. It has caused a reduction of the exports considerably, affecting our economy and agriculture. 4, kindly intervene for reducing skyrocketed airline fare rising every day. I request you to set up a regulatory mechanism for the same. Sir, I urge upon the Civilization Ministry to support us in acquiring the necessary land for the expansion and extension of the runway and to make it one of the largest international airport of our country, and consider the above-mentioned concerns with immediate attention. Thank you, sir. श्री अधीर रंजन चौधरी जी। सर धन्यवाद सर। सर ये कहने के लिए यहाँ आए हैं और आपके और सारे देशवासियों की दृष्टि आकर्षित करना चाहते हैं कि आज हिंदुस्तान की जो आर्थिक हालत जर्जर हो चुके हैं, इसके लिए सबसे मुख्य कारण ये था कि बेवजह बिना सोचे समझे जो कदम उठाया गया जिसका नाम है नोटबंदी। सर जिस मकसद को सामने रखकर ये नोटबंदी किया गया था, आज ये साबित हो रहे हैं एक भी मकसद, एक ही उद्देश्य सफल नहीं हुई, सारे नाकाम हो चुके हैं। और साथ साथ हिंदुस्तान की आर्थिक हालत जर्जर हो चुके हैं। मैं सर अपने आंकड़ों के मुताबिक ये कहना चाहते हैं कि ये कहे गए थे कि काले धन सब वापस आएगी, ये कहे गए थे फर्जी नोट नहीं बचेगी, ये कहे गए थे सर आतंकवाद खत्म होगी। सर आज ये हिंदुस्तान के मैं आंकड़े के पास आंकड़े पेश करना चाहते हैं कि 2016 साल में कैश इन सर्कुलेशन था लगभग 18 लाख करोड़। अभी हिंदुस्तान में लगभग कैश इन सर्कुलेशन है 31 लाख करोड़ लगभग। इसका मतलब 72% इजाफा हुए हैं ये सर कैश इन सर्कुलेशन में। सर जब तक सर स्विस बैंक की सवाल होते हैं कि काले धन जो रखते हैं उसको गोली खा के रात को नींद की गोली खा के सोने पड़ गए, जो कहे थे हमारे प्रधानमंत्री जी। आज स्विस बैंक में सर पिछले 14 साल में सबसे ज्यादा 30,500 करोड़ आज स्विस बैंक के पड़ा हुआ है। सर भ्रष्टाचार की मुद्दा में आज ये हिंदुस्तान की यह हालत हुई है कि 2016 में हमारे सर रैंक था 79, आज आ गया 85। सर फर्जी नोट 102% बढ़ चुके हैं 500 रुपया की नोट पे और 55% बढ़ चुके हैं 2000 रुपया की नोट पे। सर इसलिए मैं ये कहना चाहते हैं धन्यवाद सभापति महोदय। ये कांग्रेस की जो घड़ी है सर 1950 में रुक गई है। जिस वक्त ये 17 लाख करोड़ की इकोनॉमी थी सर, उस वक्त भारत की इकोनॉमी 1 ट्रिलियन की थी, आज 3 ट्रिलियन की है, जो कि 5 ट्रिलियन होने वाली है। दूसरा नोटबंदी जो है सर, जो आरबीआई ने कहा कि हमारे कारण ये नोटबंदी हुआ और ये वेल थॉट प्रोसेस था। उसका कारण था कि इस देश में कांग्रेस के कारण टेरर मनी, आर्म्स मनी, ड्रग्स मनी, ब्लैक मनी और फेक करेंसी का पूरा बोलबाला था।
और उसको खत्म करने के लिए आरबीआई ने एक बड़ा कदम उठाया माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, और यही बात सुप्रीम कोर्ट में बार बार हो रहा है। और कांग्रेस जो है ये भ्रष्टाचारियों के साथ है, ये बांग्लादेशियों के साथ है, ये पाकिस्तान के आईएसआई के साथ है, और इस देश को टुकड़े टुकड़े करने वाले गैंग के साथ है। इसीलिए ये नोटबंदी का विरोध करती है, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में जो ये मामला है उसको उठाने का इसको कोई अधिकार नहीं। Thank you, sir. Thank you for giving this opportunity. This issue is regarding aqua industry and commerce ministry, sir. It is well known fact that aqua industry, aqua exports from India. Speak. Sir, it is very well known fact, sir. 70% of the aqua exports from India happens from Andhra Pradesh, sir. To the tune of 25,000 crores per year, it happens from Andhra Pradesh, sir. There are lakhs of farmers that are involved in aqua industry, and all these farmers are taxpayers, sir. They all pay the tax, sir. But for the last 2 months, the prices have crashed, sir. The price have crashed for the two reasons, sir. The one reason being that exports that are happening from Andhra Pradesh to USA has been discontinued, and most of these exports are happening from Ecuador to USA because of the proximity and the freight cost, sir. This is market dynamics. Of course, we cannot do anything, sir. But the second reason being the exports that are happening from Andhra Pradesh to China, sir. This has been stopped, sir, because of some audit that has happened from Chinese government, sir. So most of these processing plants has been closed, sir. But not only from India, sir, but from Indonesia and Vietnam also it has happened. But the governments of Vietnam and Indonesia has been pursuing with the Chinese and making sure they're opening, sir. Okay, Just 1 minute, sir. But somehow we have made a lot of representations from Andhra Pradesh government as well made a lot of representations, sir, to make sure that these processing plants are open, sir, and speak to the concerned people in China, from Chinese government, sir. But nothing has been happening for the last 2 months, sir. So many farmers are involved in this, sir. So please take it. I request the Commerce Ministry to take it, sir. श्रीमती रंजीता कोहली जी 1 मिनट में अपनी बात पूरी कीजिए। मेरा सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है 1 मिनट में अपनी बात पूरी कीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे सदन में बोलने का मौका दिया, मैं उसका आभार व्यक्त करती हूँ। मैं आपका ध्यान लोहागढ़ के संरक्षक महाराजा सूरजमल जी के विषय पर की गई टिप्पणी की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ। महोदय, सोनी टीवी पर प्रसारित अहिल्याबाई धारावाहिक में दिनांक 17 नवंबर 2022 को महाराजा सूरजमल के संबंध में अत्यंत निंदनीय टिप्पणी की गई। धारावाहिक में महाराजा सूरजमल जी को कायर बताया गया है, जबकि महाराजा सूरजमल जी को लोहागढ़ भरतपुर के हिंदू धर्म रक्षक कहा जाता है। महाराजा सूरजमल जी के व्यक्तित्व पर की गई ऐसी टिप्पणी के लिए भरतपुर के लोगों के साथ साथ पूरे भारत के विभिन्न जगहों पर तथा महाराजा सूरजमल जी में आस्था रखने वाले लोगों में भी काफी रोष व्यक्त है। पूर्व में भी वर्ष 2019 में बॉलीवुड फिल्म पानीपत में महाराजा सूरजमल जी को लेकर के गलत तथ्य प्रस्तुत किए गए थे, जिसका लोगों द्वारा भारी विरोध किया गया था। उसके बाद उस चित्रण को हटाया गया, परंतु अब पुनः महाराजा सूरजमल जी के इतिहास के साथ छेड़छाड़ की गई। उसके बाद माफी मांग लेते हैं। मैं आपसे सदन के माध्यम से अनुरोध करती हूं कि इस तरह के वीर योद्धाओं के इतिहास के साथ छेड़छाड़। ओनली 1 मिनट जी। ओके, आपकी बात आ गई जी। Thank you, Mr. Chairperson, sir. I'd just like to point out that just like diabetes is an epidemic of sorts in India, so is dental caries, the disease that causes cavities in our mouth and is a cause of progressive tooth decay. This is a huge health burden on India. It's a national burden. Now, the international consensus says that to prevent dental caries and cavities in adults, the minimum amount of fluoride in toothpaste should be 5,000 parts per million. ppm. Due to some outdated laws of the Health Ministry, currently there is no toothpaste in India that has fluoride content more than 1450 ppm. I would really request the Health Ministry to bring us in line with international standards and to change the standard practice in this, because dental caries and cavities is really causing a lot of problems. Thank you. श्रीमती लॉकेट चटर्जी जी। जी, 1 मिनट। स्पीकर महोदय, नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में गरीब के लिए पिछले 8 सालों में बहुत सारा काम हुआ है। 2014-16 में जब नरेंद्र मोदी जी क्षमता में आया, उस टाइम में
उन्होंने शपथ लिया था कि उनका जो काम होगा वो गरीब के लिए समर्पित होगा, महिला के लिए समर्पित होगा। जैसा उनका बात ऐसा उनका कर्म। कल कांग्रेस ने 70 साल में और तृणमूल कांग्रेस ने 12 साल में सिर्फ गरीबी का नारा उठाया और गरीबी हटाओ ऐसा ही बोला, लेकिन नारा अभी चालू है, लेकिन गरीबी अभी तक कुछ भी नहीं किया। नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में बहुत सारे योजना केंद्रीय सरकार का बंगाल में गए हैं, लेकिन बंगाल में जाके उनका चेंज हो जाता है। जो केंद्रीय सरकार का जो योजना होता है उसका चेंज हो जाता है। जैसा स्वच्छ भारत है वो निर्मल बांग्ला हो जाते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना बांग्ला आवास योजना हो जाते हैं। अगर आप लोग सुनेंगे तो प्रधानमंत्री आवास योजना में बहुत सारा करप्शन है। हम लोग चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल में जो करप्शन हो रहा है इसको जांच होना चाहिए, इसका विचार होना चाहिए और प्रधानमंत्री जी का जो योजना है वो सबके घर घर में बांटना चाहिए, राजनीति नहीं होना चाहिए। धन्यवाद। Thank you, sir. I would like to call the attention of the government to price hike of rice items in the market. In the past 3 months, the price of rice in the market increased by around ₹13 in Kerala in private market. The wholesale price of white rice now stands at ₹53 per kg, while brown rice is at ₹50 per kg due to fluctuations in the market. It is unbearable to households. The government must intervene in this matter immediately. In ration shop where most of the common people depends, cut short subsidy and quantity of rice. I humbly request here to allocate more rice with subsidy in ration shop for people irrespective of different categories. The government should ensure food grains to people in a moderate amount and must take necessary steps to restrain rice price. Thank you, sir. बात संक्षेप में कहिए प्लीज। जी सर, धन्यवाद सभापति महोदय। मैं अपने संसदीय क्षेत्र गोपालगंज के हथुआन मंडल स्थित बंद पड़े सबिया एयरपोर्ट का अतिक्रमण हटाने एवं बिडिंग कराने के लिए आपके माध्यम से माननीय रक्षा मंत्री जी एवं माननीय उड्डयन मंत्री जी से आग्रह कर रहा हूं। सबिया एयरपोर्ट रक्षा मंत्रालय का है जो उड़ान योजना में शामिल है महोदय। इसे 1011 लोगों द्वारा 338.66 एकड़ भूमि पर अतिक्रमण कर लिया गया है। इसके अतिक्रमण को हटाने के लिए रक्षा संपदा अधिकारी दानापुर द्वारा अब तक जमीन से जुड़े सभी कागजात उपलब्ध नहीं कराए जा सके, जिसके चलते जिला प्रशासन को अतिक्रमण हटाने के लिए कानूनी अड़चन का सामना करना पड़ रहा है। मैंने भी कई बार दूरभाष पर एवं लिखित रूप से उनको दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए आग्रह किया है, लेकिन अभी तक दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया गया। अतः महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय रक्षा मंत्री जी माननीय उड्डयन मंत्री जी से ये आग्रह करता हूं कि सबिया एयरपोर्ट पर कमर्शियल फिजिबिलिटी को देखते हुए और उड़ान योजना के तहत बोली की प्रक्रिया, परिचालन विधि और अतिक्रमण हटाने के लिए मंत्रालय के संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया जाए महोदय। धन्यवाद। सभापति जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभापति जी, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में जो नरसंहार हुआ था उसने पूरी दुनिया की अंतरात्मा को झंझोड़ दिया था और पंजाब के एक सूरवीर सरदार उधम सिंह ने लंदन जाकर जनरल डायर को गोली मारकर उस नरसंहार का बदला लिया था। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है सभापति महोदय कि हाल ही में जलियांवाला बाग का पुनर्निर्माण हुआ था, रेनोवेशन हुआ था और उस रेनोवेशन में कुछ ऐसी खामियां हैं जिसके कारण जो पंजाबियों की अंतरात्मा है वो पूरी तरह से प्रताड़ित है। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं कि वहां पे जो साइन बोर्ड लगे हैं वो साइन बोर्ड भी सही पंजाबी में नहीं लिखे गए। एक वहां पे कोड़ों वाली गली है कि लोगों को वहां पे कोड़े मार के निकाला गया था, उसका नाम कोड़ों वाली गली रखने की जगह कोड़ियों वाली गली रख दिया है, जिस जो कोड़ से पीड़ित लोग रहते हैं। इसी तरह से वहां पे म्यूरल्स लगे हुए हैं जो उस समय की जो पंजाबी पॉपुलेशन है उसको ठीक से दर्शाती नहीं है। जहां पे जनरल डायर ने आदेश दिया था गोली मारने का, वो भी स्पॉट ठीक तरीके से चिन्हित नहीं है। मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे की टीम भेज के या केंद्र सरकार की टीम भेज के, क्योंकि प्रधानमंत्री चेयरमैन है जलियांवाला बाग ट्रस्ट के, ये जो सारी खामियां हैं इनको सुधारा जाए। श्री धैर्यशील माने जी।
अध्यक्ष महोदय, एक सेकंड, abide with it. It was not General Dyer who was shot by Udham Singh. It was Governor O'Dyer who was shot. ओके हाँ, यस यस, ठीक है, ओके, धैर्यशील माने जी. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपण मला शून्य काळामध्ये बोलण्याची संधी दिली. अत्यंत एक महत्त्वपूर्ण आणि गंभीर विषयावर मी सभागृहाचं लक्ष वेधू इच्छितो. देश हा सर्व नागरिकांच्यामुळं, सर्व प्रांतांच्यामुळं आणि सर्व बंधुभावानं राहणारा, देशातला प्रत्येक नागरिक आपला बंधू आहे आपण असं या ठिकाणी प्रिॲम्बलमध्ये सांगतो. आणि ह्याच भारतीय नागरिकांच्या मध्ये सीमावादाच्या निमित्तानं प्रत्येक गावागावांमध्ये आता वांदे होते की काय आणि देशाच्या एकात्मतेला धोका निर्माण होतोय की काय अशी परिस्थिती सीमा भागामध्ये तयार झाली. मी ज्या भागामधनं या ठिकाणी येतो साहेब, तो कर्नाटक आणि महाराष्ट्राचा सीमेचा भाग आहे. आम्ही असा असतो की बंधुभाव जपला जावा. सीमावासियांच्या मध्ये फार दहशतीचं वातावरण खऱ्या अर्थानं आहे. तिथला असणारा मराठी माणूस पिचला गेलाय. त्या माणसाला कुठंतरी न्यायाची अपेक्षा आहे, न्याय व्यवस्थेकडनं, न्याय देवतेकडनं. पण आता त्याच्याबरोबरच राज्य शासन, तिथलं मुख्यमंत्री काही अशी स्टेटमेंट्स करतायत की ज्याच्यामुळं तिथल्या माणसाला हवालदिल होत आहे की काय अशा परिस्थिती निर्माण होते. सीमेवर टेन्शन तयार झालेलं आहे. लॉ अँड ऑर्डरची परिस्थिती त्या ठिकाणी तयार झाली आहे आणि भागाभागामध्ये मोर्चे आणि आंदोलन त्यामध्ये त्या ठिकाणी होत आहेत. पोलीस इतक्या मोठ्या प्रमाणात दडपशाही करतायत. वेदिका, कन्नड वेदिका नावाची एक या ठिकाणी समिती आहे जी मराठी लोकांच्यावर अन्याय त्या ठिकाणी करते आणि शासन पुरस्कृत अन्याय होतोय की काय अशी परिस्थिती त्या ठिकाणी निर्माण होते. मी स्वतः तज्ञ समितीचा अध्यक्ष म्हणून त्या ठिकाणी या दोन्ही राज्यांचं काम करतोय. माझी विनंती केंद्र शासनाला आहे की आता ह्या दोन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना एकत्र बसवावं, ह्या दोघांच्या मध्ये समन्वय घडवून आणावा आणि त्यामध्ये दोन्ही राज्यांमध्ये चांगलं वातावरण राहील याची आश्वस्तता केंद्र शासनानं करण्यासाठी आदरणीय पंतप्रधान आणि त्याचबरोबर आदरणीय अमितजी शाह या दोघांनी मध्यस्थी करावी आणि हे शांततेनं विषय जाण्यासाठी या ठिकाणी केंद्र शासनानं पुढाकार घ्यावा. थँक्यू चेयरमैन सर. जब देश स्वतंत्र हुआ 1947 में, हमारे देश का आबादी करीब 33 करोड़ था और उस समय एक आंकड़ा आ गया था हमारे सामने और आज भी वो आंकड़ा बार बार चर्चा में है. वो ये है कि कितने फ्रीडम फाइटर्स हमारे जेल गए और कितने आर्म स्ट्रगल में शामिल हुए, कितने आईएनए में नेताजी के नेतृत्व में हमारे मणिपुर तक कूच किया था. करीब 10 लाख ही थे, 10 लाख ही थे जो फ्रीडम स्ट्रगल में शामिल हुए थे. जब हमारे देश 1972 में इंदिरा जी के जमाने में सिल्वर जुबली मना रहा था, उस समय ये सारे स्वतंत्रता सेनानी को एक कॉपर प्लेक दिया गया था. ये स्मृति चिन्ह हर एक परिवार के पास है जो जेल गए थे, जो स्ट्रगल में शामिल हुए थे. आज हम अमृत काल मना रहे हैं. मेरा निवेदन केंद्र सरकार से है कि ये अमृत काल में जितने स्वतंत्रता सेनानी अभी भी जीवित है, उनको तो सम्मान करे, पर उसके साथ सारे स्वतंत्रता सेनानी परिवार को फैमिली ऑफ पैट्रियट्स इस हिसाब से एक आइडेंटिटी भी मिलना चाहिए. मेरा मांग ये है कि जैसे अमेरिका में जो आज से करीब 200 कुछ साल पहले वहाँ फ्रीडम स्ट्रगल हुआ था, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था, हर एक परिवार को चिन्हित करके उनको फैमिली ऑफ पैट्रियट्स के हिसाब से सनद मिला है. मेरा मांग ये है सरकार से कि ये अमृत काल के समय सारे परिवार को जो स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हुए उन सबको इस तरह का एक फैमिली ऑफ पैट्रियट्स आइडेंटिटी कार्ड मिलनी चाहिए. माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने हमें शून्यकाल में बोलने का अवसर दिया, आपका बहुत बहुत आभार. अध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र श्रावस्ती के दोनों जनपद श्रावस्ती बलरामपुर में आई भीषण बाढ़ से कई सौ गांव पूरी तरह से जलमग्न हो गया था. यहाँ पर लोगों को अपनी छतों पर, सड़कों पर रहने को मजबूर थे. भीषण बाढ़ की वजह से किसानों की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है. किसान, गरीब, मजदूरों, जानवरों को बाढ़ से फसल, मकान, जान माल का काफ़ी नुकसान हुआ है. अतः आपसे अनुरोध है कि मेरे संसदीय क्षेत्र श्रावस्ती के दोनों जनपद श्रावस्ती बलरामपुर में
बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों के लोगों के लिए और इन दोनों जनपदों में बाढ़ से हुए नुकसान का केंद्रीय टीम से सर्वे कराकर उचित मुआवजा दिलाया जाए, जिससे अति पिछड़े जनपदों के किसानों, गरीब मजदूरों को बाढ़ से इस आपदा से राहत मिल सके। धन्यवाद। सर, मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि सर आपने मुझे शून्यकाल में बोलने का अवसर प्रदान किया। माननीय महोदय, मैं सदन के माध्यम से सरकार का और आपका एक अत्यंत ही गंभीर विषय के संदर्भ में ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। सर, आजकल पूरे बिहार में, पटना सहित जो राजधानी है उसके सहित पूरे बिहार में बड़े पैमाने पर युवा शक्ति जो है सर, नौजवान जो हैं, सूखे नशे के आदी हो गए, जिसके वजह से पूरे बिहार में नौजवानों का जो एक बड़ा तबका है वो बर्बाद हो रहा है सर। वहाँ सूखा नशा में सर गांजा, ड्रग्स, नशीली इंजेक्शन, सॉल्यूशन, व्हाइटनर इत्यादि पूरे गिरफ्त में आ गई है सर। वहाँ पर बिहार सरकार ने नशाबंदी लागू कर रखा है सर, मगर उनके गलत नीतियों की वजह से नशाबंदी पूरे तौर पर बिहार में लागू नहीं है जी। और उसके अलावे नशाबंदी तो है और बड़े पैमाने पर शराब और नशा की चीज आ रही है सर जी। आर्थिक लॉस तो हो ही रहा है, बस सबसे चिंता का विषय है कि नशाबंदी आपने किया, सफलता हासिल नहीं कर पाए, जमीन पर नहीं उतार पाए और युवा जो है पूरी शक्ति चेंज हो गई है, घर का घर बर्बाद हो रहा है, नौजवान की जिंदगी जा रही है सर, परिवार का परिवार बर्बाद हो रहा है, अपराध की घटनाएं बढ़ रही है, मां और बहन की। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप was an important scholarship scheme for research scholars from Muslim, Christian, Sikh, Jain, Buddhist and Parsi communities. Yesterday I was answered in Lok Sabha by the Ministry of Minority Affairs with a statement that government has decided to stop Maulana Azad National Fellowship. It is really shocking and it will affect many aspiring research scholars from various minority communities. Honorable Ministry says that the Maulana Azad National Fellowship is overlapping with other scholarship. If there is such overlapping issues, the government shall systematically solve that issue. Cancelling the entire scheme is not a wise idea. If there is no Maulana Azad Fellowship, the students from minority sections who are not coming under other reservation criteria like OBC, SC and ST will be pushed away from all fellowship schemes. The decision to discontinue a fellowship named after Maulana Azad, who is India's first education minister, is an insult of his legacy. I kindly request Honorable Minister of Minority Affairs to withdraw the decision to stop Maulana Azad National Fellowship immediately. दोपहर 2:05 तक के लिए स्थगित की जाती है।